So good morning class once again. This time I will try to discuss about the excretion and excretion in plants. So before we start our today's lecture, I just want to introduce you all that this is the last part of our chapter. So the last part of your chapter is excretion. We had discussed digestion, respiration, and we had also discussed about transportation, and the last part of this chapter is excretions, and we are taking today excretion in plants and human beings. सो उसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्सक्रीशन क्या होती है. आप जानते हो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं. सो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे लिए पॉइजनस होते हैं और इसीलिए ये बाहर निकलना ज़रूरी होते हैं, और ये अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहें तो ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. इन सभी रीजंस की वजह से एक्सक्रीशन की ज़रूरत पड़ती है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी टेक्स प्लेस. सो एक्सक्रीशन क्या होता है, हमारी बॉडी में से जब भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन. सो एक्सक्रीशन ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्लांट्स में ही होगा, एक्सक्रीशन एनिमल्स में भी होता है, एक्सक्रीशन यहाँ पर प्लांट्स में भी होता है. सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज प्लांट्स के बारे में. सो अभी प्लांट्स में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनकी लाइफ प्रोसेस से, लेकिन जो प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत स्लो निकलते हैं एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स. एनिमल्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स बड़े फास्ट वे में निकलते हैं, पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत स्लो अमाउंट में निकलते हैं, और इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है एनिमल्स में. सो प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है अलग अलग मेथड से. सो एक बात हम जान लें कि यहाँ पे 3 टाइप्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स में निकलते हैं, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट. सो बात करेंगे प्लांट्स के सॉलिड वेस्ट की. सो यहाँ पर रेफाइड्स जो होते हैं, रेफाइड्स फ्रूट्स की फॉर्म में स्टोर रहते हैं, और वो सॉलिड वेस्ट होता है प्लांट्स के. जैसे जमीकंद का एक बोला जाता है फ्रूट होता है, याम बोला जाता है इसको हिंदी में, इंग्लिश में. सो उसमें ये प्रेजेंट होता है, ये सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में होता है. रबर में आप देखोगे कि इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, जो उसके सेल में डिपॉजिट रहते हैं. तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. टैनिन्स ये फ्रूट की बार्क में बनता है, ये भी काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है. सो ये सॉलिड वेस्ट होते हैं प्लांट्स में. फिर हम बात करेंगे लिक्विड वेस्ट की. तो लिक्विड वेस्ट में प्लांट्स में जितने भी आपको ऑयल्स मिलते हैं, चाहे वो यूकलिप्टस ऑयल हो गया, सैंडलवुड ऑयल हो गया, ये सब फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, तो ये लिक्विड वेस्ट होता है. फिर ऑर्गेनिक एसिड्स की हम बात करें तो सिट्रिक एसिड जो सिट्रिक फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड टैमरिंड में प्रेजेंट होता है, ये सब प्लांट्स के वेस्ट होते हैं, पर किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में. वो अलग बात है कि हम इनको खाने के लिए यूज़ करते हैं. फिर हम बात करेंगे जो रेजिन है, ये स्टिकी जूस होता है फ्रूट्स में. सो इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग गम में इसको यूज़ किया जाता है. लेटेक्स जो है वो मिल्की जूस प्रेजेंट होता है कुछ प्लांट्स में, और बहुत बार उसी लेटेक्स को रबर प्लांट के केस में उसमें से रबर भी निकाला जाता है. फिर आता है क्रम थोड़ा सा थिक सबस्टांस होता है, ये कुछ ट्रीज में से निकलता है और श्रब्स में से निकलता है. सो ये भी सब लिक्विड वेस्ट होते हैं. सो बात करेंगे गैसियस वेस्ट की. तो गैसियस वेस्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से जो निकलता है वो इनका गैसियस वेस्ट होता है, और जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम प्रोड्यूस होती है वो भी इनके वेस्ट की फॉर्म में ही काउंट होती है. वाटर वेपर जो ये रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन के टाइम पे रिलीज करते हैं, ये भी लिक्विड वेस्ट की फॉर्म में ही माने जाते हैं. सो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस. सॉलिड्स मैंने आपको बता दिया, रिजाइन की फॉर्म में, रेजिन की फॉर्म में, रबर की फॉर्म में, टैनिन्स की फॉर्म में. लिक्विड वेस्ट आपको बता दिया, रेजिन, क्रम, और यहाँ पर जो आ गया आपके ऑर्गेनिक एसिड्स आ गए, सिट्रिक एंड टैमरिंड एसिड्स. सो हम बात करेंगे गैसियस वेस्ट की. गैसियस वेस्ट में हमने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. सो प्लांट्स अब इनको रिलीज कहाँ से करते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की हम बात करें तो ये लीव से रिलीज करते हैं, जो उनके स्टोमाटा में प्रेजेंट, लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज किए जाते हैं, जैसे वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड. लेंटिसल्स जो होते हैं वो भी आप जानते हो वुडी प्लांट्स में स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, सो वहाँ से ये चीज़ रिलीज हो सकती है. और अगर आप देखो
प्लांट्स अपने वेस्ट स्टोर जो सॉलिड फॉर्म के होते हैं उनको वो कहाँ से रिलीज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स को शेड कर देते हैं, या बार्क को क्या कर दिया जाता है, उनकी पील किया जाता है, मतलब उनकी बार्क जब पुरानी हो जाती है वो अपने आप निकलती है तो वहाँ से वेस्ट निकल जाता है, या फ्रूट्स जो उनके अपने आप गिरते हैं उस फॉर्म में भी उनके वेस्ट रिलीज होते हैं। और प्लांट्स में जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो उसको भी रिलीज़ करता है। तो प्लांट्स में एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है जिससे वो अपने पार्ट्स को रिलीज़ करता है, पर काफ़ी स्लो वे में होता है। और अब हमारा जो टॉपिक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and I just want to introduce you all about the heading of this topic, and the heading of this topic is excretory system in human beings. So इसमें excretory system हम बात करेंगे human beings के excretory system में क्या क्या होता है। So ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, तो हमारा मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा यहाँ पर excretory system in human beings. So ये excretory system को हम आज डिस्कस करेंगे। सो डिस्कस करने से पहले हमें एक बात याद रखनी है, ह्यूमन बीइंग्स में भी तो 3 टाइप्स की एक्सक्रीशंस होती हैं। सो मेटाबॉलिक वेस्ट ह्यूमंस में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में होता है, और ये डिफरेंट ऑर्गन से रिलीज किया जाता है विद द बाय इट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द वेरियस कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी में होती हैं। तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक आता है अमोनिया, अमोनिया के बाद आता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के बाद यूरिया भी आता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, और कुछ अमाउंट साल्ट्स का होता है और वाटर का होता है। तो ये सब वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के। और कुछ और जो वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के, दीज आर द कार्बन डाइऑक्साइड, बाइल पिगमेंट्स जो हमारे लीवर से रिलीज होता है, और उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, वो भी रिलीज होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ गैसियस वेस्ट। हमारी बॉडी में गैसियस वेस्ट किस तरह से निकलता है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जब भी हमारे खाने की ऑक्सीडेशन होती है सो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में होता हुआ निकलता है सर्कुलेशन की फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है जो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, और हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के टाइम पे एक्सेलेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये प्लाज्मा के साथ जुड़ के कार्बोनिक एसिड भी बनाता है। सो ज़्यादा डिटेल में हम करेंगे नहीं, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एंट्री करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाते हैं। सो इट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर द गैसियस एक्सचेंज। अब बात करेंगे सॉलिड वेस्ट के लिए। सॉलिड वेस्ट आप जानते हो, जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं वो अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के। वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में इनमें एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, और ये सेमी सॉलिड वेस्ट जो होता है वो रेक्टम से एलिमिनेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेसिस। फेसिस जो होता है वो एनस से रिलीज होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में सॉलिड वेस्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारा गैसियस वेस्ट रिलीज हो जाता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको यूरिन की फॉर्म में रिलीज करवाता है। अब यूरिन सिंपल तो होता नहीं है, यूरिन में अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, उन्हीं में से एक है अमोनिया, अमोनिया के बाद यूरिया, ठीक है, और यूरिक एसिड। ये सब हमारे यूरिया से रिलीज होता है, हमारे यूरिन से रिलीज होता है, ठीक है। सो अब इनके लिए जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में, दैट इज किडनी। किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द लिक्विड वेस्ट। सो अब हम मेन फोकस पे आएंगे जो हमें डिस्कस करना था, दैट इज अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे 4 मेन, एक आता है किडनीज। किडनीज अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पेयर्स में है, ठीक है, किडनीज पेयर्स में होती हैं, और ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लार्ज साइज होती हैं। इनका कलर अगर आप देखो तो नेक्स्ट डायग्राम में थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अगर आप इनका, अब ये किडनीज है, ये लेफ्ट किडनी है, दिस इज द राइट किडनी। इसके ऊपर एक ग्लैंड भी है, एड्रिनल ग्लैंड, जो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हो, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इमोशंस को, हमारे एंगर को कंट्रोल करने के लिए। सो एमरजेंसी हार्मोन्स भी इधर से रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन,
और कॉर्टिकॉइड हार्मोन, और ये सब यहीं से रिलीज होते हैं। सो किडनीज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है और बीन शेप का होता है, ठीक है। सो बीन शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है और हमारे अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है हमारा डॉर्सल वॉल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जहाँ पर होती हैं उसी के क्लोज ये प्रेजेंट होता है। असिमेट्रिकल होते हैं पोजीशन पे, अगर आप ध्यान से देखो ये थोड़ा सा स्लाइटली अपर पोजीशन पे है राइट किडनी एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन। सो राइट किडनी थोड़ी सी लोअर पोजीशन में होती है लेफ्ट से, ठीक है, राइट वाली थोड़ी सी डाउन में होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन। अब किडनीज की अगर हम बात करेंगे तो हर एक किडनी जो होती है उसकी लेंथ ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी है इन्होंने, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 इंच लॉन्ग होती है और 2.5 इंच ब्रॉड होती है और इसकी थिकनेस होती है 1 इंच के अराउंड, ठीक है। सो किडनी जो है वो 4.5 इंच लॉन्ग है, लंबी है, 2.5 इंच ब्रॉड है और 1 इंच इसकी थिकनेस है। एक किडनी का वेट ऑलमोस्ट 140 से 150 ग्राम्स होता है। बीन शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका आउटर पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, कन्वेक्स है, और इंटरनल पोर्शन कैसा है, कनकेव। सो जो किडनी की आउटर लेयर होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा। किडनी की जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा, ठीक है। अब किडनी में 2 टाइप्स की वीन्स प्रेजेंट होती हैं, अगर आप ध्यान से देखिए। सो ये जो ये यहाँ पे ब्लू कलर की है इसका नाम है रीनल आर्टरी, और जो रेड कलर की है वो आप देख रहे हैं ये रीनल वीन है, ठीक है। रीनल आर्टरी जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी में लेके आती है, लेकिन जो रीनल वीन है ये प्योरीफाइड ब्लड बाहर बॉडी के बाहर निकालती है। और एक बात आप और नोटिस करेंगे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है, बट इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो इम्प्योरिटी किडनी फिल्टर करने के बाद रीनल वेन से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ पर इनमें एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, जिसकी मैं इंट्रोडक्शन आपको पहले दे चुका हूँ। सो काफ़ी अच्छे से हमने किडनी के बारे में पढ़ लिया है कि इसकी 2.5 इंच लेंथ होती है, और 4.5 इंच इनकी लेंथ होती है, 2.5 इंच इनकी ब्रेड्थ होती है, 1 इंच इसकी थिकनेस होती है, 140 to 150 ग्राम्स का वेट होता है। आउटर साइड इसकी कन्वेक्स होती है, इनर कनकेव होती है। किडनी की आउटर लेयर को आप ट्यूनिका फाइब्रोसा कहते हो। रीनल आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद सम आप कह सकते हो वेस्ट किडनी में एंटर करवाती है, और रीनल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसके साथ साथ कुछ जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है उसको बाहर निकालती है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की जब किडनी के। सो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा फोकस में लाऊंगा अब। सो अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, सो इसमें जब एलएस आप इसका करिएगा तो आप देखेंगे कि इसका जो आउटर पोर्शन होता है इसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, ये डार्क है और ग्रैनुलर है, काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है। और कैसा होता है, ग्रैनुलर। मेडुला की जब आप बात करते हो तो ये थोड़ा सा पेल होता है, पेल रेड कलर का होता है, नॉन ग्रैनुलर। आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट्स हैं, दैट मीन्स कॉर्टेक्स इज द ग्रैनुलर पार्ट एंड द मेडुला इज द नॉन ग्रैनुलर पार्ट। इसके बीच में यहाँ पर कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जिनको आप नेफ्रॉन्स बोलते हो। सो किडनी जो होती है वो ऑलमोस्ट 1 से 2 मिलियन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से बनती है, जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ साथ ही यहाँ पे एक पोर्शन होता है, उसको पेल्विस बोला जाता है। सो वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। सो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सो यहाँ पे पेल्विस भी होता है और हिलम भी होता है। सो ये स्ट्रक्चर पेल्विस का होता है। सो अब हम और अगर डिटेल में, इनमें पेल्विक कैविटी बोला जाता है जहाँ पे यूरिन कुछ देर तक स्टोर्ड रहता है। सो ये था किडनी का स्ट्रक्चर। अगर हम फर्दर मूव करेंगे तो हमें और डिटेल्स इसके बारे में मिलेंगी। सो अब उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है यूरेटर्स। सो यूरेटर्स भी अगर आप स्ट्रक्चर में देखिएगा तो आपको यूरेटर यहाँ पर समझ आ जाएगा। आप देख रहे हैं किडनी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेफ्ट किडनी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो वेना केवा है वो
आप जानते ही हैं कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगा ऑब्वियसली। सो डॉर्सल अओर्टा आप जानते हैं ये ऑक्सीनेट। तो हम जब उसके बाद मूव करेंगे आप देखेंगे वेना केवा आप पढ़ चुके हो, डॉर्सल अओर्टा आपने पढ़ लिया है। अब जो किडनीज होती हैं, इनकी किडनीज में से यहाँ से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रिलीज होती हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरेटर। इसको हम बोलते हैं यूरेटर। ये यूरेटर होता है। तो यूरेटर को अगर आप देखो, ये दो यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट द पेयर। नैरो होता है, काफ़ी पतला होता है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है। ये पेल्विक कैविटी या हिलम में से किडनी के निकलता है, यहाँ पे हिलम होता है और यहाँ से रन करता हुआ ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद ये यहाँ से जो किडनीज में से यूरिन होता है उसको कंडक्ट करता है और पहुँचाता है यूरिनरी ब्लैडर तक विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज पेरिस्टालसिस। एंड पेरिस्टालसिस इज अ प्रोसेस इन विच कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, ताकि किडनी में से जो भी यूरिन यहाँ पर रिलीज होगा वो यूरिनरी ब्लैडर पे जाएगा। नेक्स्ट आ गया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर अगर आप देख रहे हैं, सो ये काफ़ी बड़ा सा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड है, इलास्टिक है, पेयर शेप का है और ये लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कुछ देर के लिए यूरिन स्टोर्ड रहता है और ये इनवॉलंटरी मसल से बनता है। एंड इनवॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स दैट डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल। ये हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। उसके साथ साथ ये मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये टेम्पररी स्टोर करता है यूरिन को, और ये हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलता बिकॉज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ यूरिनरी involuntary muscles. And the next part of our excretory system is this one, and it is the urethra. यूरिथ्रा लास्ट पार्ट आता है, मस्कुलर होता है, ट्यूबुलर होता है और इसका मेन फंक्शन यही है कि यूरिनरी ब्लैडर में जो भी यूरिन होगा वो बाहर निकालना है बॉडी में से। सो ये इसका मेन फंक्शन है। सो ये हमारा कंप्लीट जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंड आई मस्ट से दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन in your whole life process chapter. And after respiration it is also very very important, so do the practice of this diagram and also read it in your books and the study material that had been provided to you. So I hope आपको ये समझ आया होगा टॉपिक, and if you have any kind of doubt then you can ask me in the next class. If you have any kind of doubt then you can ask me in the groups. And I hope you all are studying well. So thanks and have a nice day.